और चलते हैं सत्ता में रहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज 20 साल पूरे हो गए। आज से 20 साल पहले उन्होंने राजनीति में अपना पहला कदम रखा और प्रशासक के तौर पर गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी 7 अक्टूबर 2001 में। सीएम का सफर तय करते हुए आज वो दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी शासन के 20 साल का पूरा सीक्वेंस कई मायनों में कंप्लीटली अलग रहा है, मुख्तलिफ रहा है, बिल्कुल दूसरों से फर्क रहा है। अमूमन सत्ता के शीर्ष पर जाने के बाद एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है और हमने देखा है कि सबसे पॉपुलर नेता से नेता के सामने चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। हम सब ने हिंदुस्तान में देखा है कि लोगों के नाम करप्शन में आ जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब तक का करियर इससे बिल्कुल उलट रहा है। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? मोदी आज भी इतने मजबूत क्यों दिखते हैं कि विपक्ष का नेता कोई उनके बराबर क्यों नहीं आ पाता? ऐसे कुछ सवालों पर हमने एक बिल्कुल स्नैपपॉल तीव्रित एक सर्वे किया है। यह सर्वे टाइम्स नाउ, नवभारत और इनसाइट वीटो ने मिलकर किया है। इसमें देश भर से 18,000 लोगों की राय ली गई है। क्या है उसका रिजल्ट, वो हम अब आपको बारी बारी से दिखाना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री जी ने आज के दिन 20 साल पूरे होने पर ऋषिकेश में क्या कहा। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आज के ही दिन 20 साल पहले मुझे जनता की सेवा का एक नया दायित्व मिला था। लोगों के बीच रहकर लोगों की सेवा करने की मेरी यात्रा तो कई दशक पहले से चल रही थी, लेकिन आज से 20 वर्ष पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे नई जिम्मेदारी मिली थी। आइए सबसे पहले मैं इनसाइट के चीफ करण सिंह के पास चलती हूं, जो हमें बताएंगे कि हमारा सैंपल साइज और किस तरह का ये स्नैप पोल जो हमने किया है। हमने ये स्नैप पोल 18,000 रिस्पोंडेंट्स के साथ किया है। करण जी, आपका आज सवाल पब्लिका शो पर बहुत स्वागत है। करण जी, आपसे पूछना चाहती हूं कि ये सर्वे आपने किन किन साधनों के थ्रू किया है? डिजिटल है, फोन कॉल्स हैं, कितने लोगों से आपने प्रश्न पूछे और कैसे कंडक्ट किया ये पूरा सर्वे? थैंक यू नाविका फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपके शो में आने के लिए थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया एंड फॉर द अपॉर्चुनिटी टू कंडक्ट ए बहुत ही बढ़िया सर्वे और एक बहुत ही बढ़िया दिन के ऊपर किया गया। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, ये हमारा जो ऐप है वीटो ऐप, देश का ऐप, तो वीटो के ऊपर हमने बेसिकली इट्स एन ऐप जिसके ऊपर हमने आपके ये 13-14 सवाल को आज हमारे जितने भी यूजर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनके सामने पेश किया। ऑल अक्रॉस द कंट्री हमारे फॉलोअर्स ऑल अक्रॉस द कंट्री से आते हैं, हर स्टेट से, पंजाब से, यूपी से, सदर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री से, गोवा, उत्तराखंड, दिल्ली, हर राज्यों से लोग हैं हमारे फॉलोअर्स। उन्होंने रफली 15,000 फॉलोअर्स ने इस पे वोट किया आज। और उसके बाद हमने वीटो के साथ साथ हमने वीटो कॉल सेंटर से भी रफली 3 से 4,000 लोगों को कॉलिंग करी अक्रॉस द कंट्री और उनको भी ये सवाल पूछे। आज मोदी जी के 20 साल सक्सेसफुली कंप्लीट हुए हैं एट द टॉप ऑफिस ऑफ द कंपनी ऑफ द कंट्री, तो उनसे आज सवाल पूछे गए। तो इन टोटल 15,000 वीटो के डिजिटल फॉलोअर्स और 3 से 4,000 हमारे रफली कैटी कॉलिंग जिसको बोलते हैं, टेलीफोनिक कॉलिंग के जरिए हमने सवाल पूछे। तो इन टोटल अबाउट 18,000 हमारा सैंपल साइज था, स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, रैंडमली पिक्ड अप, रैंडम स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री वाज द सैंपल। धन्यवाद करण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि किस तरह से हमने ये पोल किया और क्या
आपके पूरे तरीके रहे ये रिस्पॉन्सेज लेने के। आइए पोल के सवालों पर जाने से पहले मैं आपको अपने मेहमानों से मिलवा दूं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। डॉक्टर आनंद रंगनाथन ऑथर हैं। संजय झा एक्स कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, हमेशा अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं मैं सस्पेंडेड कांग्रेस लीडर हूं, जो मुझे बहुत पसंद आता है। और हमारे साथ आशुतोष जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, थोड़ा बहुत राजनीति का भी इनको अनुभव है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ चारों लोग हैं, लेकिन पहले स्क्रीन पर लेते हैं पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा। आइए स्क्रीन पर लेते हैं पहला सवाल। हमने पूछा, नरेंद्र मोदी का सबसे ऐतिहासिक फैसला कौन सा था? सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370 हटाना, 3 तलाक के खिलाफ कानून, जीएसटी, कृषि कानून। अब ये सवालों के जवाब आए हैं। 42% लोग समझते हैं कि आर्टिकल 370 को हटाना सबसे ऐतिहासिक, मोस्ट हिस्टोरिकल स्टेप बाय मोदी गवर्नमेंट। सर्जिकल स्ट्राइक 31%, 3 तलाक हटाना 5% लोग, जीएसटी 14% लोग समझते हैं कि यह बहुत ऐतिहासिक हिस्टोरिकल स्टेप था। कृषि कानून 8%, क्योंकि ये अभी इंप्लीमेंट नहीं हुए, शायद ये भी रीजन होगा कि 8% लोग समझते हैं कि ये कानून ऐतिहासिक स्टेप था। लेकिन सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन 42%, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्लोज सेकंड पे आता है 31%। ये था हमने जो पहला सवाल पूछा है लोगों से। दूसरा सवाल भी ले लेते हैं इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं। दूसरे सवाल पर हमने पूछा, नरेंद्र मोदी के क्रांतिकारी कदम कौन से थे? कोरोना नियंत्रण, गरीब कल्याण योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना या आयुष्मान भारत योजना? सबसे ज्यादा लोग 40% लोग कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन जो है वो बेस्ट योजना थी प्रधानमंत्री की। पहली बार इस देश में स्वच्छता की अवेयरनेस, और लाल किले से इसका ऐलान किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में। 40% लोग इसके लिए वोट करते हैं। 30% कोरोना नियंत्रण, 30% लोग समझते हैं कि बहुत प्रोएक्टिव कोरोना कंट्रोल हुआ है। गरीब कल्याण योजना 12%, उज्ज्वला योजना 10%, आयुष्मान भारत 8%। ये थे पहले दो सवाल। आइए चलते हैं अपने मेहमानों के पास। सबसे पहले पूछना चाहती हूं संजय झा से। संजय झा जी, व्हाट डू यू थिंक? ये दो सवाल जो हमने पूछे थे, इस पर आपका क्या कहना है? 370 हिस्टोरिकल डिसीजन और उसके बाद नंबर 2 पे है स्वच्छ भारत मिशन। डू यू एग्री? देखिए नाविका जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि यदि मैं राजनीतिक प्रवक्ता होता तो मैं खुलेआम कहता कि हो सकता है कि मोदी जी के बारे में कुछ भी उन्होंने सफलता नहीं पाई, लेकिन मैं निष्पक्ष होकर बताऊंगा कि कुछ चीजों में जहां पर वो सफल रहे वो रहा एक तरीके से कि भारत में एफडीआई को उन्होंने जो जितने पैसे विदेश से आए हैं, पूंजी आई है, उस पर उन्होंने, मैं समझता हूँ कि अच्छा काम किया है। दूसरा, जीएसटी को लागू किया, मैं समझता हूँ कि उसको लागू करने में बहुत परेशानी हुई, लेकिन जीएसटी में सब राजनीतिक दलों का सहमति करना या सबको एक साथ लेके करना, वो मैं समझता हूँ कि महत्वपूर्ण कदम था। संजय झा जी, छलांग क्यों लगा रहे हैं? इकोनॉमिक पॉलिसी पर हम आएंगे, थोड़ी देर बाद आएंगे। ये अभी तो दो सवाल जो पूछे उन पे बताइए कि आप लोगों ने जिसको वोट किया वो आप सही समझते हैं कि नहीं? मैं, देखिए, लोग आपके जो यहाँ पर पोल सर्वेयर हैं उन्होंने तो खुद ही कह दिया कि मोदी जी बहुत सफल रहे हैं, उनका बहुत ही सक्सेसफुल पीरियड रहा है, तो मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं? देखिए नविका जी, देखिए यहाँ पर यदि कोई सर्वे करे, उसका काम है कि वो दूर रहे। सर्वे में जनता क्या कहती है, जनता का आवाज सुने, लेकिन सर्वेयर खुद ही बोल रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, तो सब कुछ अच्छा है, सब चंगासी, लेकिन सब चंगासी नहीं है नविका जी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, देश में विभाजक राजनीति हो, हमारे प्रजातंत्र के या संविधान के संस्थाएं कमजोर हुए हैं, अर्थव्यवस्था चौपट रहा है,
संकट काल का परिस्थिति रहा है, ये सब जानते हैं, बेरोजगारी हो या महंगाई हो। प्रजातंत्र के मैं समझता हूँ जितने चर्चाएं हुई है, सुधांशु जी बताएंगे, मेरे बड़े प्यारे मित्र हैं वो। प्रजातंत्र को लेके बड़े जो प्रश्न उठाए गए हैं उसका जवाब देना आसान नहीं है। और मैं आखिरी में ये भी कहूंगा कि जहां तक गवर्नेंस का सवाल हो, शासन या अनुशासन का सवाल हो, कोरोना में मोदी जी की सरकार ने बहुत ही बिल्कुल बर्बाद किया उन्होंने देश को। कोरोना के सेकंड वेव में देश का क्या हालत हुआ है ये सब जानते हैं। आवाम की परेशानी जितने आनंद रंगनाथन जी हाथ खड़ा करें। डॉक्टर आनंद रंगनाथन, यू वांट टू गो फॉर द सर्वे, और आप जाना चाहते हैं जो संजय झा जी ने कहा है उसको काउंटर करना चाहते हैं। गुड इवनिंग नाविका, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस शो पे बुलाने का। पहले मैं अपने वरिष्ठ मित्र संजय झा जी की टिप्पणी पे दो शब्द कहना चाहूंगा कि 2 बार ऐसा हुआ है कि संजय झा जी ने 2014 में और 2019 में ट्वीट किया है इलेक्शन से एकदम पहले कि कांग्रेस आ रही है, सेव दिस ट्वीट। तो काफी ट्वीट सेव कर चुके हैं संजय झा जी, अब 2024 की ट्वीट भी एक निकालेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा नाविका जी, जिन लोगों ने सर्वे में पार्ट लिया है मैं उनको गले लगाना चाहूंगा, क्योंकि इतने सटीक उत्तर दिया है। ये उत्तर एग्जैक्टली एकदम सोच समझ के दिया गया है। पहला प्रश्न जो है अगर आप उसमें सोचें तो उसमें जो था, पहला बालाकोट स्ट्राइक थी और दूसरा 370 एब्रोगेशन था। बाकी जो 3 थे वोटर्स ने आप देखें तो उनको कम परसेंटेज दिए, बिकॉज वो ये समझ गए कि ये गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट था। अब जैसे फार्म रिफॉर्म्स ले लीजिए, कोई भी गवर्नमेंट ये करती, इनफैक्ट मोदी जी ने सोचा होगा कि ये काफी इजी होंगे फार्म रिफॉर्म, बिकॉज ये कांग्रेस और बाकी सारे ऑपोजिशन के मैनिफेस्टोज में थे, तो इसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। लेकिन जिसमें गुर्दा चाहिए, जिसमें जान चाहिए, वो डिसीजन थी बालाकोट स्ट्राइक, जो कि कांग्रेस को मौका मिला था 26/11 के बाद। अगर आप देखें, एयर चीफ मार्शल ने कहा था हमें स्ट्राइक करनी चाहिए, मनमोहन सिंह ने कहा नहीं हम नहीं करेंगे, मोदी जी ने ये की। और नंबर 2 आर्टिकल 370 एब्रोगेशन। आई वुड से मैं बिल्कुल सहमत हूं जो आपके वोटर्स हैं उनसे, कि जिसमें दिल और गुर्दा चाहिए था वो दिखाया है मोदी जी ने ये 2 स्टेप्स में, और सबसे जरूरी स्टेप 370 का एब्रोगेशन। दूसरा सवाल जो आपने पूछा, एक बार जरा दोबारा बता दें क्योंकि मेरे सामने वो आ नहीं रहा है। हाँ, कोरोना नियंत्रण, गरीब कल्याण योजना, स्वच्छ भारत, इसमें भी मैं सहमत हूं कि स्वच्छ भारत मिशन जो है वो डेवलपमेंट का एक बेंचमार्क बन के रह गया। उसके बाद उज्ज्वला आया, आयुष्मान आया, और ये WHO और बहुत सारी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने पता लगाया है कि जहां जहां मिलियंस ऑफ टॉयलेट्स बने हैं नाविका, वहां वहां इट इज ऑलमोस्ट लाइक कि हर घर में आपने 50,000 रुपए सालाना दे दिए हैं। उनकी हेल्थ इंप्रूव हुई है, उनकी फिजिकल कंडीशन इंप्रूव हुई है, माल न्यूट्रिशन कम हुआ है। तो ये सब चीजें, हेल्थ बेनिफिट्स डायरेक्टली टॉयलेट से लिंक हुआ है, और ये मोदी जी ने करके दिखाया है। मैं ये नहीं कह रहा कि पुरानी गवर्नमेंट्स ये नहीं कर रही थी, लेकिन जो स्पीड दिखाई है वो मोदी जी ने एकदम, मैं वोटर से एकदम सहमत हूं। कोरोना नियंत्रण में संजय झा जी से मैं कुछ हद तक सहमत हूं कि 30% कुछ ज्यादा दिख रहा है मुझे। लेकिन इसमें भी अगर आप देखें कि हमारी एक बहुत कम एक ऐसी कंट्री में से है जिनके पास वैक्सीन है अपनी, और जिन्होंने 80 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया है। तो शायद लोगों ने, जनता ने यही सोच के वोट किया कि भाई इसमें भी मोदी जी एकदम फेल नहीं हुए हैं, कुछ पास, मतलब डिस्टिंक्शन नहीं आई हो भले, लेकिन 70% तो ले आए। बिल्कुल। अब जाते हैं तीसरे सवाल जो हमने लोगों से पूछा। आई नो संजय झा जी आप सहमत नहीं है आनंद रंगनाथन से, पर आइए दूसरे सवाल भी देख लेते हैं और फिर आपके पास दोबारा आऊंगी टिप्पणी के लिए। देश की आंतरिक सुरक्षा को किस सरकार ने बेहतर हैंडल किया है? नरेंद्र मोदी 50% लोग कहते हैं, और इंदिरा गांधी 10%, राजीव गांधी सरकार 8%, अटल बिहारी वाजपेयी 20%, मनमोहन सिंह सरकार 12%। ये हैं सवालों के जवाब। 50% लोग समझते हैं कि आंतरिक सुरक्षा के मामले में मोदी सरकार ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। यही है इस सर्वे से जो निष्कर्ष निकलता है। सवाल नंबर 4 जो हमने लोगों से पूछा, यह सवाल है कि नरेंद्र मोदी ने विश्व में भारत का मान बढ़ाया क्या? हाँ कहते हैं 55%, ना कहते हैं 36%, पता नहीं कहते हैं 9%। 55% लोग समझते हैं कि हमारा बाहर की दुनिया में अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हमारा मान बढ़ा है। आइए पूछते हैं आशुतोष जी से। आशुतोष जी, इन 2
सर्वे के क्वेश्चंस, पहला ये आंतरिक सुरक्षा का और दूसरा इंटरनेशनली क्या हमारा स्टेचर बढ़ा है? आप समझते हैं कि ये सर्वे में जो लोग कह रहे हैं ये सही है? नविका जी, मेरी एक बड़ी पुरानी आदत है और अच्छी भी आदत है, खराब भी आदत है। मैं कभी किसी सर्वे को क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता, क्योंकि मैंने खुद सर्वे करवाए हैं एडिटर के नाम पे, इसलिए मैं उसको मान के चलता हूं कि वो सही है। इसलिए इस पर सवाल खड़े करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। जहां तक नरेंद्र मोदी ने विश्व में मान बढ़ाने का सवाल है, मैं इस फिगर से सहमत नहीं हूं। इसका स्पष्ट है, क्योंकि अगर आप कोई भी मानदंड देख लें, किसी भी तरीके के अगर आप उसको देख लें, हर मानदंड पे भारत की स्थिति आज की स्थिति में पहले से बहुत कमजोर हुई है। विदेश नीति के मसले पर आज यहां तक कि नेपाल जो आपका पड़ोसी मुल्क है, वो भी आज आपके साथ नहीं है, जो एक जमाने में आपका बहुत पुराना बहुत अच्छा दोस्त हुआ। पाकिस्तान पहले से आपके साथ खराब स्थिति थी, चीन के साथ तो आपकी सीमा के अंदर घुसा बैठा, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। श्रीलंका में चीन पहले से घुसा बैठा, चारों तरफ से आपको घेर रखा आज की तारीख में। अफगानिस्तान में आपको जगह नहीं मिल रही है, और अनस हक्कानी जैसा आदमी जो सोमनाथ के ऊपर इतनी बड़ी टिप्पणी कर देता है, उस पर भारत सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। अभी नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए थे, वहां पे जिस तरीके से वहां के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति ने भारत को लोकतंत्र के ऊपर ज्ञान देने की कोशिश की, सबक सिखाने की कोशिश की, ये भारत के लिए बहुत एम्बैरेसिंग स्थिति, भारत की स्थिति पहले से कभी नहीं थी। तो मुझे लगता है कि ये सर्वे कुछ भी है, मैं उसको बिल्कुल नहीं कहूंगा गलत है, जरूर लोगों की भावनाएं होंगी, लोगों ने जरूर कहा होगा, लेकिन ये जमीनी हकीकत नहीं है। आज की तारीख में अगर आप देखें तो दुनिया के हर कोने में भारत जो लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए जाना जाता था, वो आज सब जगह सवाल खड़े हो रहे हैं। डेमोक्रेसी के पैरामीटर से भारत लगातार नीचे जा रहा है। दुनिया के लगभग सारे अखबार एक स्वर में कह रहे हैं कि भारत के अंदर लोकतांत्रिक प्रणाली कम हुई है, अधिनायकवाद बढ़ता जा रहा है। अगर यह स्थिति है तो फिर चिंताजनक बात है। बाकी सर्वे ने जो किया है, मैं उस पर सवाल नहीं खड़े करता। डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। सुधांशु त्रिवेदी जी, जवाब दे दीजिए। इनको लगता है कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है, जवाब दीजिए आशुतोष जी को। जी, पहले मैं आशुतोष जी की विदेश वाली बात पे सिर्फ 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है, विश्व के इतिहास में, जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में भारत को बोलने का मौका मिला। सुषमा जी जाके बोल के आई थी, कभी नहीं मौका मिला। कोई भारत का दूसरा प्रधानमंत्री बताइए जिसको यूएई ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया हो। तीसरी बात, पाकिस्तान से हमारा कूटनीतिक मतभेद बहुत बार चलता रहा था, पर याद करिए जब भी कूटनीतिक मतभेद होता था तो लगभग स्थिति क्या रहती थी? एक सोवियत संघ हमारे साथ खड़ा रहता था, बाकी लगभग पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ। अब जब होता है तो क्या है? केवल एक चीन खड़ा रहता पाकिस्तान के साथ, बाकी लगभग पूरी दुनिया हमारे साथ। चाइना के साथ हमारा जो भी मतभेद रहा, उसमें कूटनीतिक स्थिति क्या रही? केवल नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, अन्यथा 2 और देशों के नाम बता दें आशुतोष जी की भाई ये भी चीन के साथ थे, बाकी पूरी दुनिया हमारे साथ थी। तो हमने, और मोदी जी ने फॉरेन डिप्लोमेसी में एक नया डायमेंशन जोड़ा, कल्चरल डिप्लोमेसी। सब डरते थे उससे पहले बोलने में, पहली बार जब गए गीता दिया तो कहने लगे तो सांप्रदायिक है। खैर वो विषय छोड़ते हैं। अब मैं इस सर्वे पे दूसरी बात आता हूं। देखिए नाविका जी, कोई भी सरकार काम करती 3 प्रकार के काम होते हैं जो मोदी जी की सरकार ने किए। एक जो पिछली सरकारें भी कर रही थी मगर हमने उससे बेहतर किए ज्यादा, जैसे हमने बिजली, सड़क, पानी वगैरह। दूसरा होता है कुछ काम जो पिछली सरकारें मन में सोचती तो रही कि सही है, पर हिम्मत ही नहीं थी कि कर देती, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हो या 370, आपने देखा उसमें दिखाई पड़ रहा है। और तीसरा ऐसा काम है जो उनके कभी जहन में आया ही नहीं, जैसे स्वच्छता अभियान आपके में दिखाया गया। ये तो नॉन पॉलिटिकल मुद्दा माना जाता था, पर मोदी जी ने उसे करके दिखाया। तो इस प्रकार से वो एक अलग डायमेंशन में रहे। और अंत में एक और बात मैं कहूंगा, देखिए मोदी जी बने कब थे? 7 अक्टूबर 2001। उस समय भारत ही नहीं, दुनिया का इतिहास करवट ले रहा था। 9/11 उससे केवल 15-20 दिन पहले हुआ था। और भारत के अंदर अगर आप देखें तो 2001 और 2 ही वो वर्ष था जब अटल जी के नेतृत्व में पहली बार हमारी विकास दर इस गति से आगे बढ़ी थी कि इंडिया सक्सेस स्टोरी उभरना शुरू हुई थी। और मोदी जी को सामना क्या करना पड़ा? चाहे भुज की दैवीय आपदा हो, या उसके बाद भौतिक आपदा गोधरा की हो, या उसके बाद राजनीतिक आपदा, तो मोदी जी सबका सामना करते हुए आगे बढ़े। और कैसे बढ़े? ये फूलों के हार लेके आगे नहीं बढ़े, ये अंगारों का हार लेके आगे बढ़े और इतिहास को बदला। मैं यह पंक्ति कहना चाहूंगा नाविका जी, अंगार हार उनका जिनकी सुन हाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है। ये 20 वर्षों के भारत के इतिहास की करवट हर आयाम में देख लीजिए, इस बात का प्रमाण है।
हाथ ऊपर जा रहे हैं। आशुतोष जी बोलना चाहते हैं, आनंद रंगनाथन बोलना चाहते हैं। पोल के 2 सवाल इस फॉरेन पॉलिसी से जुड़े हुए हैं। इजाजत दीजिए मैं वो 2 सवाल लेकर वापस आपको मौका देती हूं बोलने का। हमने सवाल ये भी पूछा, चीन पाकिस्तान को कड़ा जवाब किस प्रधानमंत्री ने दिया? नरेंद्र मोदी 35%, 10% कहते हैं नेहरू, 28% लोग कहते हैं इंदिरा गांधी, 10% लाल बहादुर शास्त्री, 17% अटल बिहारी वाजपेयी। यहां भी नरेंद्र मोदी 35%, इंदिरा गांधी 28%। ये हैं आंकड़े। ये है पहला सवाल जो हमने चीन पाकिस्तान पे पूछा था। अब छठा सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है, सबसे बेहतर इकोनॉमिक पॉलिसी किस सरकार में रही? मोदी सरकार 38%, 44% नरसिम्हा राव सरकार। सीधा इकोनॉमिक पॉलिसी पर जनता नरसिम्हा राव को ज्यादा वोट देती है, मोदी सरकार को कम। और यहां पे बाकी है नेहरू 4%, अटल बिहारी वाजपेयी 6%, मनमोहन सरकार 8%, नरसिम्हा राव सरकार को 44% का ये वोटिंग जो मिला है वर्सेस मोदी सरकार 38%। अब बताइए आशुतोष जी, कितना जेन्युइन है ये सर्वे? और संजय झा जी भी हाथ उठा रहे हैं। मैं फिर एक बार दोहरा दूं, मैं कभी किसी सर्वे पर सवाल नहीं खड़े करता, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने पिछली बार भी यही कहा था और सवाल 6 खड़े कर दिए थे। मैंने कमाल है। आप समझते हैं एंकर बेवकूफ है, लेकिन दर्शक जो है वो बेवकूफ नहीं होता। और जो मेहमान बैठे हुए हैं बहुत इंटेलेक्चुअली प्रोग्रेसिव मेहमान बैठे हुए हैं, तो कम से कम मेरी इंटेलेक्ट पे आपको अगर डाउट है तो कोई बात नहीं, बाकियों को तो कम से कम चूना मत लगाइए। नविका जी, इसे कहते हैं इमोशनल अत्याचार। आपने बहुत कायदे से इमोशनल अत्याचार किया है। अब मुझे लगता है दर्शक इस बात को समझ। देखिए, मैं फिर एक बार कह देता हूं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज की तारीख में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में तमाम कोरोना पीड़ित देशों में सबसे चौपट है। और सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं हुआ, बल्कि कोरोना से पहले लगातार 8 क्वार्टर में भारत की अर्थव्यवस्था गिरकर लास्ट क्वार्टर में 3.2% पहुंची थी। हमारी जो बेरोजगारी की स्थिति 45 साल के सबसे ऊपर पे थी। और जो नीति आयोग के अध्यक्ष, उन्होंने खुद कहा था क्रेडिट क्राइसिस 75 साल के सबसे खराब दौर पे मौजूद है। अगर सिर्फ इन तीनों आंकड़ों को अगर आप ले लें तो भी आप मान जाएंगे कि इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आज इकोनॉमी दुनिया के सबसे कोरोना पीड़ित देशों के अंदर 23.9%, जिसमें इनफॉर्मल सेक्टर के डेटा एडेड नहीं है। अगर इनफॉर्मल सेक्टर का डेटा ऐड होता तो ये 40-40% के आसपास होती। अगर इस पर खुश होना चाहते हैं, रिजॉयस करना चाहते हैं और जश्न मनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बात खुद नीति आयोग के अध्यक्ष कह रहे हैं, कम से कम उसको तो मत झुटलाइए। जो सरकार का अपना नैसो का डेटा है उसको तो मत झुटलाइए। और जो सरकार का अपना डेटा, इसलिए तो आशुतोष जी सेकंड नंबर पे है मोदी सरकार, नरसिम्हा राव फर्स्ट नंबर पर है। लेकिन आप चाहते हैं कोई खुश कभी रहे ही ना। शायद आप चाहते हैं लोग आंसू बहाते रहें। मैं अपना रुमाल ढूंढने जा रही हूँ, छोटा सा रुमाल निकाल लूं आंसू पोंछने के लिए। लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात करते हैं कि क्यों रुलाना चाहते हैं पब्लिक को। आशुतोष जी, सवाल पब्लिक का शो पर दर्शकों आपका दोबारा स्वागत है। आइए, हमने 6 सवाल देख लिए, 4 सवाल और बाकी हैं। जब बोलने लगते पहले 4 सवाल जल्दी से देख लें, क्योंकि हमारे जो मेहमान हैं तो फुल स्टॉप कॉमा कुछ नहीं लगाते। तो पहले सवाल सुनते हैं, फिर इनसे जवाब लेंगे। 7वां सवाल, मोदी के वैक्सीन क्रांति से कोरोना कंट्रोल हुआ कि नहीं? हाँ कहते हैं 51%, नहीं कहते हैं 41%, पता नहीं कहते हैं 8%। अगला सवाल हम पूछ रहे थे लोगों से, नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से भारत को क्या मिला? भ्रष्टाचार मुक्त देश, युवाओं को मौका, नेताओं की छवि सुधरी, आतंकवाद पर रोक, आर्थिक स्थिति सुधरी। 38% लोग कहते हैं कि
नेताओं की छवि सुधरी है कि हाँ एक नेता है जो नरेंद्र मोदी जैसा है। आतंकवाद पर रोक 30%, सो 38% नेताओं की छवि सुधरी, आतंकवाद पर रोक 30%, बाकी सब भ्रष्टाचार मुक्त देश 12%, युवाओं को मौका 10% और आर्थिक स्थिति सुधरी ये 10%। लेकिन ज्यादा वोट पड़े हैं इन दोनों रीजंस के लिए, एक छवि सुधरी है नेताओं की और आतंकवाद पर रोक हुआ है। 9वां क्वेश्चन जो हमने लोगों से पूछा, लीडर के तौर पर नरेंद्र मोदी की विशेषता क्या है? सख्त और सही निर्णय लेना, 7% वोट मिले हैं इस एट्रीब्यूट को। सबको साथ लेकर चलना 10%, विकास के लिए बड़ी सोच 40% लोग समझते हैं कि विकास डेवलपमेंट के लिए नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर की सोच बहुत बड़ी है, वो देश को आगे ले जाना चाहते हैं, उनकी पॉलिसीज उस तरह की है। जनता से सीधा संवाद 15%, साफ और स्वच्छ छवि 28%। सबसे ज्यादा वोट मिले हैं कि उनकी डेवलपमेंट और विकास की सोच बहुत बड़ी है। और आखिरी सवाल हमने जो लोगों से पूछा, भारत के अब तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, 37% लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी रहे हैं। क्लोज सेकंड पे इंदिरा गांधी हैं जो 26% हैं, जवाहरलाल नेहरू 14%, 12% अटल बिहारी वाजपेयी, 11% नरसिम्हा राव, 37%, 37% लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर एवर, और इंदिरा गांधी 26% पर। वापस जाती हूं संजय झा, आप कहना चाह रहे थे इकोनॉमिक पॉलिसी का सवाल भी, इकोनॉमिक पॉलिसी पे पीवी नरसिम्हा राव को ज्यादा नंबर मिले हैं, नरेंद्र मोदी को कम, लेकिन मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर एवर नरेंद्र मोदी इज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। देखिए नाविका जी, संक्षेप में मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, या आंकड़ों के साथ मैं इसको एक आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि गरीबी बढ़ी है और असमानता बढ़ा है। इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि संकट काल का परिस्थिति या आपातकाल का परिस्थिति हमारे अर्थव्यवस्था में कभी नहीं हुआ है। जहां तक लोकप्रियता का सवाल है, देखिए मैं समझता हूं कि चुनाव जीतने से इसका देश का कोई बहुत बड़ा प्रगति नहीं होता है। बहुत नेता है देश में, बहुत सारे राजनेता हैं जो चुनाव जीतते गए, लोगों को बहकाते गए, प्रचार करते गए, लेकिन आम जनता का जो हालत था वो बिल्कुल बेकार, बकवास और बर्बादी होता रहा। इसका एक ही सबूत काफी है। आज आप ही के टीवी शो पर हम बहुत 3-4 बार आए हुए हैं, पूरी देश एक ही चीज के बारे में बात कर रही है, लखीमपुर खेरी। और आप देखिए वहां पर कैसा, कितने मैं समझता हूं कि बुज़दिल तरीके से वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना चरित्र चेहरा दिखाया है, खुद ही किसानों को कुचला, और बाद में जो लोग हमला किए हैं, 4 दिन से हम उसी पर लगातार बात करते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो चीज डिस्कस डिबेट नहीं हुई है और उसमें सरकार को क्या करना चाहिए था इस पर टिप्पणी नहीं हुई है। लेकिन आनंद रंगनाथन, क्या आपकी सोच है इन सवालों के और जनता के जवाबों के बारे में? नाविका जी थैंक यू। बहुत संक्षिप्त में 2-3 पॉइंट्स, क्योंकि आपने काफी सारे मुद्दे रेज किए हैं। एक तो मैं आशुतोष, अपने प्रिय मित्र आशुतोष जी पे कहना चाहूंगा कि ये भले ही सोचते हैं कि मोदी जो है वो संघी है, ये अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे, क्या ये सोचते हैं कि मूडीज भी संघी है जिन्होंने नेगेटिव इंडिया का आउटलुक अब स्टेबल कर दिया है? तो अगर इकोनॉमी इतनी डाउन इन द डंप्स होती तो मूडीज और इतनी सारी एजेंसीज हैं जो सब कह रही है इंडिया को इकोनॉमिक आउटलुक को पॉजिटिव नहीं लेती। बहुत ही ट्रेमेंडस वी शेप रिकवरी हुई है, प्रॉब्लम्स थी, लेकिन ऐसा नहीं कि हम प्रॉब्लम्स को के ऊपर नहीं उठ सकते। नंबर 2-3 आंकड़े मेरे मित्र आशुतोष जी ने रखे। एक की डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। अरे अगर आप वो रिपोर्ट, फर्जी रिपोर्ट पढ़े, उसमें क्या रखा है कि मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले रेयरली इफ एवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाज टेम्पर्ड अपॉन। अच्छा, जो यूपीए के दौरान 12,000 सेडिशन केसेस हुए थे, 8,500 सेडिशन केसेस एक दिन में, उसका कोई मेंशन ही नहीं है। तो ये फर्जी रिपोर्ट को अलग रखिए। दूसरा जो आशुतोष जी ने कहा 45 साल में अनएम्प्लॉयमेंट, वो एक और फर्जी रिपोर्ट है। तो ये फर्जी रिपोर्ट के थ्रू ये जनता जान चुकी है। लेकिन मैं एक जगह इनसे यही कहना चाहूंगा कि ये ठीक भी है,
क्योंकि सबसे पहले जो आपने कहा ना कि भारत की मान बढ़ाई है, उसमें सुधांशु जी और आशुतोष जी दोनों सही भी हैं और गलत भी हैं। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि देखिए, ये सब्जेक्टिव होता है कि भारत की आन शान बढ़ी है कि नहीं, लेकिन सबसे जरूरी ये है, अगर आप नाविका जी एक सर्वे लेंगी ना कि सब दुनिया में लोगों से पूछेंगे कि सबसे हेटेड देश कौन सा है, तो लोग कहेंगे चाइना या अमेरिका। क्यों कहेंगे? क्योंकि सॉफ्ट पावर से मान और आन शान बढ़ती है, लेकिन रियल पावर जो हार्ड पावर होती है उससे दुनिया कांपती है। तो हम जो ये साड़ी का प्रदर्शन, बहुत कल्चर पते का की बात प्रदर्शन कही आपने डॉक्टर आनंद रंगनाथन। सुधांशु त्रिवेदी जी, आखिरी के 40 सेकंड आपके। यहां पर लोगों को आज भी, लोगों के मत के बाद भी, 2 बार वोट के बाद भी, 2 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी और 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी बहुत सवालिया निशान लगाते हैं कुछ लोग नरेंद्र मोदी पर। 20 साल बाद आप क्या कहेंगे? बस एक आंकड़े के साथ बोलता हूं, जो कुछ संजय झा जी ने बोला था वो अपनी पूर्ववर्ती पार्टी का अनुभव बता रहे थे। बिल्कुल सही बात है कि बेहतरीन सरकारें प्रचंड बहुमत की रह के भी कैसे विकास होता। 1980 में भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $7 बिलियन था और चाइना का 2.7 बिलियन। 1991 में नरसिम्हा राव के समय आते आते हम 1 बिलियन के नीचे आ गए और वो 100 बिलियन हुआ अटल जी की सरकार में, 500 बिलियन हुआ जाके मोदी जी की सरकार में। बस यह आंकड़ा पर्याप्त है यह बताने के लिए कि आर्थिक विकास की दर कहां से कहां तक किस रूप में पहुंची और कहां पर जाकर। जब भी अब जो आनंद रंगनाथन ने बात कही, मैं ये कहना चाहता हूं, हम हार्ड और सॉफ्ट पावर दोनों के प्रतीक हैं और किस आधार पर? जिसको हम सॉफ्ट मानते हैं और आप हार्ड मानते हो है हिंदुत्व। और मैं अटल जी की इस पंक्ति के साथ इसका समापन करना चाहूंगा कि हाँ, हिंदुत्व है क्या कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा, कब मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अब इसी में सॉफ्ट पावर भी है और यहीं पर वह भी है कि हमारे यहां कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं जिसके हाथ में शस्त्र ना हो, क्योंकि दुष्ट प्रकृति के लोग सदैव सर्वदा विद्यमान रहते हैं, तो उनके दमन की भी आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सबके मत और जनता के जवाब आपने देखे आज के सर्वे पर। और मैं बताना चाहती हूं, यह सर्वे था मोदी के 20 साल पर। कुछ लोगों का सर्वे के साथ इत्तेफाक, कुछ नहीं है सहमत, पर यह हिंदुस्तान है, सबको अपनी बात कहने की इजाजत है और सब अपनी बात कहते हैं। लेकिन पॉपुलैरिटी, मोदी जी अब तक के सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर माने गए हैं भारत देश में। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इजाजत लेती हूं, लेकिन जाइएगा मत, क्योंकि बस 2 मिनट में आ रहे हैं प्रोफेसर सुशांत सिन्हा जी लेकर न्यूज की पाठशाला।